हेलो एवरीवन, आप सबों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान जंक्शन पर। मैं हूं दिलीप। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं साइंस का चैप्टर 2 एसिड बेसिस से साल्ट को। क्लास में हम लोग बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में, तो हम लोग वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस का, ठीक है ना। बेस का क्या क्या रासायनिक गुण होता है। तो पहला रासायनिक गुण था रिएक्शन विथ एसिड। एसिड के साथ बेस का क्या रिएक्शन होता है। तो एसिड के साथ बेस का रिएक्शन होता है जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करता है तो NaCl बनाता है, लवण बनाता है और वाटर बनाता है। ये हम लोग पिछला जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड जब कर रहे थे उसमें भी सेम चीज़ देखे थे। वहाँ भी एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस वाटर बनाता है, ठीक है। सेकंड रिएक्शन था रिएक्शन विथ मेटल। बेस का रिएक्शन मेटल के साथ कैसा होता है इसको देखते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हम लोगों ने देखा था कि एसिड जो है मेटल से रिएक्ट करके साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है ना। इसमें बेस के केस में क्या होता है, बेस के केस में कुछ स्पेसिफिक मेटल होता है जो कि बेस के साथ रिएक्शन करके कम्प्लेक्स साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और वो जो बेस का रिएक्शन मेटल के साथ होता है तो कुछ खास केसेस में वो साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो वो स्पेसिफिक मेटल कौन कौन सा हो सकता है। स्पेसिफिक मेटल एक यहाँ देख रहे हैं, एक एल्युमिनियम है और दूसरा हो सकता है जिंक। ये दो कॉमन स्पेसिफिक मेटल है जिसको हम लोग एम्फोटेरिक मेटल भी बोलते हैं। एम्फोटेरिक इसलिए बोलते हैं कि ये ड्यूल नेचर शो करता है। ड्यूल नेचर मतलब एसिडिक कैरेक्टर भी और बेसिक कैरेक्टर भी, दोनों केस शो करता है। ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे अल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और वाटर तो बना रहा है सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2। तो जनरली जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसी का रिएक्शन कुछ स्पेसिफिक मेटल के साथ होता है। सब बेस जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता है मेटल के साथ, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल होता है, एक तो सोडियम NaOH हो गया स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल। दूसरा KOH हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तीसरा मैग्नीशियम के साथ जो होता है MgOH2 हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये इस टाइप का जो बेस होता है उसको स्ट्रॉन्ग बेस बोला जाता है, ठीक है। पॉइंट को देखते हैं कि रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। मतलब बेस का रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कैसा रहता है। तो बेस जो होता है वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके अगेन वो साल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। अब इसको यहाँ पे आराम से देख के समझ सकते हैं कि ये बेस है, ये हमारा बेस है। अब बेस जब रिएक्ट कर रहा है CO2 से रिएक्ट कर रहा है तो साल्ट और वाटर बना रहा है। तो हम लोगों ने क्या पहले पढ़ा था कि एसिड प्लस बेस से साल्ट और वाटर बनता है। तो ये तो बेस है NOH और साल्ट और वाटर बन रहा है। तो ये हम इजीली समझ सकते हैं कि ये जो CO2 होगा वो किस नेचर का हो सकता है। वो ऑब्वियस है कि वो आपका एसिडिक नेचर का होगा, तभी ये बेस और एसिड रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बन रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि CO2 जो है जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, मतलब CO2 नॉन मेटल ऑक्साइड है, SO2 भी नॉन मेटल का ऑक्साइड हो सकता है। तो SO2 CO2 दीज आर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, दीज आर ऑफ एसिडिक नेचर। तो इसीलिए बेस और एसिड रिएक्ट करके साल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये थर्ड टाइप का हो गया रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एसिड एंड बेस का डिफरेंस। तो अभी तक हम लोगों ने इस क्लास में देखा कि एसिड का प्रॉपर्टी को समझे, उसका क्या क्या गुण है, क्या क्या उसका रिएक्शन होता है, किसके साथ रिएक्शन करता है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब सारी चीज़ों को देखा था हमने। एसिड का भी देखा और बेस का भी देखा। यहाँ पे हम लोग अब समराइज करके देखते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंस हम लोग कर सकते हैं एसिड और बेस में टेस्ट के बेसिस पे। तो एसिड का टेस्ट सोर होता है, खट्टा होता है, इसका कड़वा होता है, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा टच के बेसिस पे देखते हैं। एसिड जो होता है सोपी टच नहीं दिखाता है, मतलब स्लिपरी नहीं दिखाता, नॉट शोइंग सोपी टच। अब बेस जो होता है वो स्लिपरी शोइंग सोपी टच करता है, ठीक है। पीएच रेंज इसका लेस देन 7 होता है। अभी पीएच रेंज को हम लोग अभी नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़िया से समझेंगे। अभी यहाँ देख लेते हैं कि पीएच रेंज जो होता है इसका लेस देन 7 होता है, इसका जो है सो बेस का ग्रेटर देन 7 होता है। लिटमस टेस्ट, जो लिटमस पेपर का बात किए थे हम लोग कि एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है और बेस जो होता है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट आयंस रिलीज कौन सा करता है। वाटर में जब डिसोसिएट होता है
एसिड तो वो H+ साइन रिलीज करता है और बेस जो होता है वो H- रिलीज करता है। नेक्स्ट होता है रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यूजुअली नो रिएक्शन, बेस के केस में यूजुअली नो रिएक्शन होता है। हम लोग बात किए थे कुछ स्पेसिफिक मेटल होता है जो रिएक्ट करता है, जो कि जिंक और अल्मोनियम, जिसको एम्फोटेरिक मेटल भी बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं, क्योंकि वो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो कुछ स्पेशल केस में ही जो है सो बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ, नहीं तो मेटल का बेस के साथ रिएक्शन नहीं होता है। और लेकिन एसिड के केस में वो मेटल रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स के साथ जो रिएक्शन होता है ये CO2 गैस प्रोड्यूस करता है एसिड, लेकिन इसका बेस का रिएक्शन नहीं होता है कार्बोनेट्स के साथ। सोल्युबिलिटी इन वाटर, एसिड जो होता है वो वाटर में सोल्यूबल होता है, एसिड जो होता है वो वाटर में सोल्यूबल होता है। ठीक है, और बेस जो होता है कि कुछ बेस जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, और जो बेस वाटर सोल्यूबल होता है उसको हम लोग अल्कली बोलते हैं। जो बेस वाटर सोल्यूबल होता है उसको हम लोग अल्कली बोलते हैं। ठीक है ना, तो एक ये पॉइंट हो गया कि एसिड जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है और जनरली वाटर सोल्यूबल होता है, और बेस जो होता है वो सब बेस जो होता है वाटर सोल्यूबल नहीं रहता है, वो कुछ स्पेसिफिक बेस होता है वाटर सोल्यूबल होता है, और जो वाटर सोल्यूबल बेस होता है उसको हम लोग अल्कली नाम देते हैं। ठीक है ना, अब कुछ कॉमन अल्कली है, जैसे कुछ कॉमन बेस है जो कि वाटर सोल्यूबल होता है, वो है NaOH, KOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अल्कलीज। क्यों अल्कलीज बोलते हैं? क्योंकि ये वाटर में इनसोल्युबल बेस भी हो सकता है, जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, दीज आर इनसोल्युबल इन वाटर। ठीक है, समझते हैं जो कि है पीएच स्केल। तो हम लोग समझते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल का हम लोग यूज करते हैं टू मेजर इज ए मेजर ऑफ हाउ एसिडिक और बेसिक ए सब्सटेंस। मतलब कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है उसको हम लोग जांचने के लिए हम लोग पीएच स्केल का यूज करते हैं। पीएच जो होता है पीएच जो होता है, पी जो होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि पी से पोटेंज हो गया, पोटेंज मतलब हो गया पावर, मतलब उसका कितना पोटेंशियल है हाइड्रोजन आयंस को रखने का, तो उसका इसलिए उसको पीएच बोलते हैं। अब पी पोटेंज जो होता है वो जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर, जो कि इसमें लिखा हुआ है। ये स्केल ऑफ मेजरिंग H+ आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन, पीएच स्टैंड फॉर पोटेंज, जर्मन वर्ड विच मीन्स पावर। ठीक है, थर्ड पॉइंट है द नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशंस यानी मोल्स पर लीटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पीएच स्केल ऑफ ए सॉल्यूशन। मतलब इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि नेगेटिव लॉगरिथमिक, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस जो होता है उसको भी हम लोग उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच स्केल कितना वैल्यू है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि एसिड और बेस और न्यूट्रल तीनों के केस में पीएच का वैल्यू कितना हो सकता है, वो कितना से कितना वेरी करता है और कैसे वेरी करता है। ठीक है, पीएच स्केल का रेंज जो होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है, जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है, लेफ्ट से लेकर राइट की ओर जा रहा है। ठीक है ना, तो इसमें एक 7 है, 7। तो इसमें हम लोग को समझने का बात यह है कि 7 से जैसे हम इधर जाएंगे लेफ्ट साइड और 7 के बाद राइट साइड में जाएंगे, तो जैसे हम 7 से अगर हम लेफ्ट साइड में बढ़ते जाएंगे तो एसिडिटी जो है, एसिड का करेक्टर बढ़ता जाएगा, मतलब वो एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। मतलब इधर से बढ़ते हुए जाएंगे तो एसिड और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मतलब अगर कोई सब्सटेंस का पीएच का वैल्यू अगर 6 है और किसी का 3 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 जो सब्सटेंस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है 6 पीएच वाले वैल्यू से। मतलब 7 से अगर लेफ्ट साइड में गए तो उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। अगर एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि H+ कंसंट्रेशन भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि H+ कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता है एसिड जो होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो मतलब 7 से अगर हम 6, 5, 4, 3 जितना जाते जाएंगे लेफ्ट साइड में उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि पीएच का वैल्यू जितना कम रहेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि मान लो किसी का पीएच वैल्यू 1 है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, 2 है तो थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब वो उसका 3 होगा और कम स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब और कम स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब उसका H+ आयंस का कंसंट्रेशन जो है आपका घटता जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम लोग इससे क्या समझे कि जितना कम पीएच का वैल्यू रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। एक पॉइंट समझ गए। अब दूसरा आते हैं इधर 7 से लोग राइट साइड में जाते हैं, 7 से राइट साइड में जाते हैं, तो 7 से राइट साइड में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बेसिक कैरेक्टर, बेसिक नेचर उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा। मतलब 7 के बाद अगर 8 आया तो अगर किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 8 है और किसी का सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 10 है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि जिसका पीएच वैल्यू 10 है वो स्ट्रॉन्ग बेस है 8 से। ठीक है ना, किसी का पीएच वैल्यू 12 है
तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे 7 के राइट साइड में लोग बढ़ते जाएंगे, 7 के बाद 8, 9, 10, वैसे ही हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता चला जाएगा। मतलब अगर बेस ज़्यादा होता जाएगा स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब है कि OH माइनस जो है वो ज़्यादा रिलीज करेगा, क्योंकि OH माइनस ज़्यादा रिलीज करेगा तो इसका मतलब हुआ कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग समझ गए कि 0 से लेकर 14 तक जो वेरी करता है उसमें किस नंबर पे कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग होता है, इस पॉइंट को हम लोग समझ गए। अब एक वैल्यू होता है 7, हम लोग बात कर रहे थे 7 का। 7 जो होता है वो न्यूट्रल को शो करता है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल को शो करता है कि ना वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है। तो इसलिए जो होता है, जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर का अगर पूछेगा कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, व्हाट इज द पीएच स्केल ऑफ प्योर वाटर, तो उसको लगा सकते हैं कि 7, क्योंकि 7 जो इंडिकेट करता है वो कि वो न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। अब इसमें दूसरा देखते हैं, इसमें आप देख रहे होंगे कि 0 से लेकर 14 तक जब हम लोग जा रहे थे तो कुछ कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंज हो रहा है, देखिए इसको समझते हैं हम लोग। इसमें कलर जो चेंज हो रहा है लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो कलर चेंज हो रहा है। देखिए रेड से आपका वायलेट हो गया, रेड से वायलेट हो गया। तो हम लोग एक पढ़े थे भिवग्योर, ये क्या था, क्या चीज़ का शॉर्ट फॉर्म था, अगर याद आ रहा होगा तो ये शॉर्ट फॉर्म था कि कलर था, कि कलर चेंजेस कैसे होता है, कि किस कलर का क्या वेवलेंथ होता है, क्या फ्रीक्वेंसी होता है, उसका एक सीक्वेंस था, उसका एक ऑर्डर था। मतलब ये ऑर्डर था कि V से था वायलेट और R से था रेड, I से था इंडिगो, B से ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। मतलब वायलेट से रेड की ओर जाएंगे, कलर जब वायलेट रहेगा और जब रेड रहेगा, तो रेड का जो वेवलेंथ था वो सबसे ज़्यादा था और वायलेट का वेवलेंथ जो था सबसे कम था, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम लोगों ने कलर का अरेंजमेंट हुआ था कि जैसे जैसे हम लोग कलर चेंज होते जाता था उसका वेवलेंथ उस हिसाब से चेंज होता था। तो वेवलेंथ जो था इस कलर का सीक्वेंस के अनुसार बढ़ रहा था, यानी वायलेट का सबसे कम और रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ था। तो यहाँ भी देख पा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। मतलब उल्टा क्या हो रहा है कि भिवग्योर ना होके, मतलब भिवग्योर भी यहाँ है और यार यहाँ है, इसी को आप उल्टा कर दीजिए। मतलब भिवग्योर को ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सभी कलर का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो इसका उल्टा नहीं, पहले R, इस पर फिर O ऑरेंज, Y येलो, ग्रीन, ठीक है ना, ब्लू, I इंडिगो, V वायलेट। मतलब इसको उलट दिए, उस हिसाब से कलर हो रहा है। तो इसका मतलब ये कर सकते हैं कि अगर कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूछेगा कि कौन सा कलर का हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि इधर लाइक करेगा, उसका पीएच का वैल्यू सबसे कम रहेगा, 0 से 1 हो सकता है, मे बी 1 से 2 भी हो सकता है। तो इस रेंज में रहेगा तो रेड हो सकता है या पिंक हो सकता है या ऑरेंज हो सकता है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि या वायलेट रहेगा या इंडिगो रहेगा। और अगर न्यूट्रल पूछेगा तो 7 होगा, न्यूट्रल रहेगा 7 होगा, तो 7 जो होगा उसका क्या कलर होगा, ग्रीन होगा। तो हम लोगों ने एनफ डिस्कशन कर लिया पीएच स्केल के बारे में कि क्या पीएच स्केल होता है और कैसे उससे पीएच स्केल से पता चलता है कि कोई सब्सटेंस जो है सो एसिडिक है कि बेसिक है। इस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कशन से बात कर लिया, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ, ठीक है ना। तो पहला क्या है, पहला है पीएच ऑफ रेन वाटर लेस देन 5.6। 5.6 क्या है, वो पीएच वैल्यू है, पीएच स्केल का मेजरमेंट है, ठीक है ना। कह रहा है कि अगर एसिड रेन जो होगा, एसिड रेन जो होता है, जनरली एसिड रेन कैसे होता है कि हमारा इन्वायरमेंट में अगर पोल्यूशन हो जाता है, कंटामिनेट्स आ जाता है, जैसे नाइट्रेट्स का, सल्फेट्स का, SO2, NO2, वो सब का अगर एयर में कंटामिनेशन आ जाता है तो जनरली वो वाटर के साथ उसका रिएक्शन होता है, वाटर के साथ वो करके एसिड रेन कराता है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है और वो एक्वेटिक लाइफ के लिए भी हार्मफुल होता है। क्योंकि जब वही एसिड रेन जब होता है तो वो पहुंचता है किसी नदी में या तालाब में, तो नदी तालाब में रहने वाला जो मछली होता है, जो भी इक्वेटिक एनिमल होता है, वो पीएच वैल्यू जो है सो एसिडिक होता चला जाता है। तो एसिडिक होने से उसका जो लाइफ को सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता जाता है, क्योंकि पानी का जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि पानी का पीएच का वैल्यू है वो धीरे धीरे 7 से नीचे गिरने लगता है। जैसे जैसे नीचे गिरने लगता है पीएच का वैल्यू, इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने लगता है, मतलब एसिडिटी बढ़ना लगता है। एसिडिटी बढ़ने लगता है जिसके कारण एक्वेटिक लाइफ को मरने का संभावना बढ़ जाता है। तो इससे पीएच का इंपॉर्टेंस पता चला कि पीएच का वैल्यू कम होने से कैसे कैसे एक्वेटिक लाइफ पर डेंजर आता है।
ये हो गया। चलिए सेकंड पॉइंट है ड्यूरिंग इनडाइजेशन स्टोमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड। हाँ, तो क्या होता है, जैसे कि हम लोग इसको बोलते हैं इनडाइजेशन, मतलब अपच, मतलब हम लोगों ने कुछ ऐसा खा लिया जो सही से पचा नहीं, सही से पचा नहीं, मतलब कि जैसे कि आपका पेट में जलन होने लगता है जब कुछ ऐसा चीज़ खा लिए जो जो प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ, तो पेट में जलन होने लगा, मतलब आपका जो पीएच है, आपका पेट मतलब एसिड, एसिड बन गया पेट में, एसिड बन गया, मतलब पेट में एसिड जो है सो ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, तो उसी को बोलते हैं कि उसी कारण से हमारा पेट में दर्द होने लगता है, पेट में जलन होने लगता है। तो इसका मतलब पीएच का वैल्यू जो है घट गया, नीचे आ गया। तो पीएच का वैल्यू नीचे आ गया से मतलब है कि वो 7 से नीचे चला गया, 6, 5 उस तरह से बढ़ने लगा, जिसके कारण से पेट में जलन होने लगता है। तो उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए, उसको हम लोग जो है सो न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिडिक कैरेक्टर को, एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि खाते हैं, एंटासिड खाते हैं जनरली। जैसे हम लोग देखें ना, किसी का पेट जलन होता है तो क्या करते हैं, इनो खाता है, इना पानी में डाल के पी लेता है इनो। तो इनो क्या है, आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो बेसिक नेचर का है, वो बेस है बेसिकली। तो बेस जो है वो पेट में जाके एसिड जो फॉर्म हो चुका है उसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर को, एसिडिक नेचर को, उस एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो हमको जो पेट जलन होता है उससे थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो जाता है। ठीक है ना, आपको एंड समझते हैं। थर्ड पॉइंट है द माउथ नेचुरल पीएच इज अराउंड 7। Tooth decay is caused by a drop in the mouth pH level below 5.5, making it acidic. Bacteria in the mouth break down sugar and food particles into acid, which then attack and erode the tooth enamel. हाँ, तो ये कहना ये चाह रहा है कि क्या होता है कि जो हमारा जो माउथ होता है उसका जो पीएच होता है, एक पीएच का एक लेवल होता है जो कि ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है वो जो शुगर होता है उसको ब्रेक डाउन करके एसिड में ट्रांसफ़र कर देता है, एसिड बना देता है। तो वो जो एसिड होता है वो क्या करता है कि धीरे धीरे में जो टूथ का जो इनामल है उसको वो डैमेज करता है, टूथ का इनामल जो होता है उसको डैमेज करता है, और डैमेज करने से क्या होता है, टूथ डिके होने लगता है, और टूथ डिके होने लगता है तो वो आपका, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो माउथ का पीएच है वो लोअर साइड में जा रहा है, मतलब लोअर डाउन हो रहा है, मतलब घटता चला जा रहा है, मतलब एसिड ज़्यादा होता है, एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया हमारा माउथ का, जो नेचुरली जनरली 7 के आसपास होता है, अब वो 7 से धीरे धीरे गिरने लगा। ठीक है ना, तो 7 के बाद अगर वो 5.5 से नीचे जाने लगा तो ये आपका टूथ का डिके शुरू हो जाता है, डिके होने लगता है एसिडिक नेचर के कारण, एसिड का, इसका मतलब एसिड ज़्यादा बनने लगा। तो उसको हम लोग ठीक करने के लिए क्या करते हैं, उसको हम लोग ठीक करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग टूथपेस्ट, अगेन जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक नेचर का होता है, उसमें बेस होता है, वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ और वो न्यूट्रलाइज करता है, और न्यूट्रलाइज करता है, और जिसके कारण जो लो पीएच का जो माहौल बन गया था, लो पीएच जो होते जा रहा था बिकॉज ऑफ एसिड फॉर्मेशन इन द माउथ, तो उस लो पीएच इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज करता है, और वो जो धीरे धीरे ड्रॉप डाउन हो रहा था पीएच उसको वो 7 के आसपास ले आता है और टूथ डिके को कंट्रोल करता है, और हमारा जो प्रॉपर जो ओरल हाइजीन होता है उसको मेंटेन करता है। इसलिए बोला जाता है कि हम लोग को रोज़ ब्रश करना चाहिए, रोज़ ब्रश नहीं करेंगे धीरे धीरे जो है सो दांत खराब होने लगता है, और हमारा वो बैक्टीरिया अटैक होने के कारण दांत खराब करने लगता है, एसिडिक इन्वायरमेंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। हनी बी स्टिंग, हनी बी स्टिंग मतलब मधुमक्खी का डंक, मधुमक्खी का डंक। तो मधुमक्खी का जो डंक होता है, जैसे कभी किसी को हो सकता अनुभव हुआ हो कि जब किसी को मधुमक्खी ने काटा तो कैसा जलन होता है। तो जो जलन होता है वो कैसे कैसे होता है, वो एक एसिड होता है उसमें मधुमक्खी के डंक में, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। वो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देता है हमारा बॉडी में, तो इंजेक्ट कर देता है तो उसके कारण एकदम पेन होने लगता है, बर्निंग का फील होता है, वहाँ पर लाल या रेडनेस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। ठीक है ना, तो आने की उसमें भी हमारा बॉडी के अंदर अगेन वो इंजेक्ट कर दिया, डंक मार दिया, तो डंक मारने से एसिड चला गया हमारा बॉडी में, तो उस एसिडिक नेचर को कंट्रोल करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगेन हम जो है सो बेकिंग सोडा, मतलब बेस है वो, अगर हम बेस को देते हैं तो बेस को लगाने से अगेन उसको न्यूट्रलाइज करता है उसका एसिडिक इन्वायरमेंट को, और उसका इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो हमको अगेन जो है सो थोड़ा सा वो जो पेन है, जो रेड, जो आपका स्वेलिंग हो रहा है, उससे हमको धीरे धीरे राहत मिलता है, उससे हमको छुटकारा मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं सॉइल का पीएच। सॉइल का पीएच यानी जो मिट्टी जो होता है, जो उसका पीएच का जो वैल्यू होता है, जो उसका पीएच होता है मिट्टी का, अगर वो पीएच का वैल्यू अगर ज़्यादा एसिडिक होगा या ज़्यादा बेसिक होगा
क्यों होगा? क्योंकि हम उसमें जो है सो अलग अलग टाइप का फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, तो उसके कारण उसका पीएच डिस्टर्ब हो जाता है सॉइल का। तो अगर पीएच डिस्टर्ब हो गया सॉइल का, आइदर वो एसिडिक हो गया या बेसिक हो गया, मतलब 7 से नीचे चला गया या 7 के ऊपर चला गया, तो हमारा जो प्लांट ग्रोथ होता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, उसको डिस्टर्ब करता है। तो इसके लिए जो है सो सॉइल का पीएच को प्रॉपर रखना बहुत जरूरी है, ताकि असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमेशा प्लांट को मिलता रहे। नहीं तो क्या होता है कि उसका भी अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट्स का अवेलेबिलिटी को भी इफेक्ट करता है, इसी कारण हमारा जो है सो प्लांट का ग्रोथ अल्टीमेटली इफेक्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। व्हाट इज साल्ट? साल्ट क्या है? तो साल्ट जो होता है वो साल्ट इज ए केमिकल कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ असेंबली ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। मतलब साल्ट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो एक पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिव चार्ज आयन से मिलकर बना है। पॉजिटिव चार्ज आयन को कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज आयन को एनायन बोलते हैं। कॉमन साल्ट का एग्जांपल होता है NaCl, Na प्लस Cl माइनस। Na प्लस कैटायन हो गया और Cl माइनस एनायन हो गया, वो दोनों आपस में मिलके बॉन्ड बनाया तो साल्ट बना। जनरली ये आयोनिक कंपाउंड होता है। आयोनिक कंपाउंड होता है क्योंकि आयन से मिलकर बना है, ठीक है ना। डिफरेंट चार्ज जो है, अपोजिट चार्ज जो है आपस में जुड़ के बना है, तो इसलिए इसको हम लोग आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, जो दो डिफरेंट चार्ज से मिलकर बनता है, ठीक है ना। तो साल्ट का निर्माण कैसे होता है, साल्ट का प्रोडक्शन कैसे होता है, कौन सा केमिकल रिएक्शन से होता है? अगेन वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? एसिड प्लस बेस मिलके साल्ट प्लस वाटर बनाता है, तो एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो साल्ट। हाँ, दूसरा तरीका है साल्ट बनाने का, जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनेगा MgCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। फैमिली ऑफ साल्ट समझते हैं कि फैमिली ऑफ साल्ट क्या होता है? फैमिली ऑफ साल्ट होता है कि अ ग्रुप ऑफ साल्ट दैट शेयर कॉमन आयंस आइदर द सेम कैटायन और सेम एनायन। तो अगर सेम कैटायन या सेम एनायन है तो उसको एक फैमिली का कह सकते हैं, ठीक है ना। तो सेम कैटायन कैसा होता है? देखिए, सोडियम साल्ट NaCl2 N2SO4 Na3, मतलब सोडियम तीनों में कॉमन है, सोडियम साल्ट हो गया। क्लोराइड साल्ट, इसमें क्लोरीन कॉमन है। सल्फेट साल्ट, सल्फेट SO4 कॉमन है ना, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। नाइट्रेट साल्ट NO3 कॉमन है। तो ये साल्ट फैमिली हो गया साल्ट का, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं। साल्ट का कितना टाइप हो सकता है? साल्ट जो है वो 3 तरह का होता है, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट। न्यूट्रल साल्ट क्या होता है? न्यूट्रल साल्ट का प्रोडक्शन तब होता है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब रिएक्शन होता है तो न्यूट्रल साल्ट बनता है। जैसे सोडियम क्लोराइड हमारा एक न्यूट्रल साल्ट है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। NaOH प्लस HCl रिएक्ट करता है तो NaCl बनाता है। तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिला तो न्यूट्रल साल्ट बना, ठीक है। एसिडिक साल्ट किसको बनेंगे? एसिडिक साल्ट होगा अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, दोनों रिएक्ट करेगा तो एसिडिक बनाएगा, क्योंकि उसमें एसिड का कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग था, तो एसिडिक साल्ट उसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो एसिडिक साल्ट का जो पीएच होगा वो 7 से कम होगा, क्योंकि वो एसिड कैरेक्टर ज़्यादा है उसमें, ठीक है ना। कोई एग्जांपल है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। बेसिक साल्ट किसको बोलेंगे? तो बेसिक साल्ट होगा जिसका स्ट्रॉन्ग बेस अगर वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, तो उसको बेसिक साल्ट बोलेंगे। जैसे सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोनों से बेसिक साल्ट है, कि उसमें ये बेसिक नेचर ज़्यादा शो करेगा, ठीक है, क्योंकि जो रिएक्शन हुआ है वो वीक एसिड के साथ हुआ है और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि हमारा कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स है जो कि हम लोग को इस सिलेबस में पढ़ना है। तो उस केमिकल कंपाउंड जो है सो 5 तरह का केमिकल कंपाउंड है। 5 तरह केमिकल कंपाउंड को मेनली हम लोग को पढ़ना है। कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये 5 तरह का मेनली हम लोग को पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग पाँचों को समझते हैं कि एक कास्टिक की एक केमिकल कंपाउंड जो है वो कैसे बनता है, ठीक है ना, किस चीज़ से रिएक्शन करके कैसे प्राप्त होता है हम लोग को, और फिर उसका हमारा यूज क्या है, हमारा उसका डोमेस्टिक यूज क्या है, इंडस्ट्रियल यूज क्या है, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला हम लोग चलते हैं कास्टिक सोडा की ओर कि कास्टिक सोडा क्या होता है। तो कास्टिक सोडा जो होता है इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। कास्टिक सोडा को हम लोग बोलते हैं NOH। NOH हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस होता है क्यों? क्योंकि OH माइनस को ये अगर वाटर में देते हैं तो वाटर में डिसोसिएट होकर OH माइनस वो रिलीज करता है, तो इसलिए इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, ठीक है ना। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? इसका प्रिपरेशन को समझते हैं हम लोग कि NOH को हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो NOH को बनाने का तरीका है,
द प्रिपरेशन ऑफ कास्टिंग सोडा दैट इज NaOH इज डन थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, ब्राइन क्या होता है? ब्राइन जो होता है एक आपका NaCl को जब वाटर के साथ मिला देते हैं, NaCl को जब वाटर के साथ मिला देते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब वाटर के साथ जो मिक्स करते हैं उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ब्राइन होता है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ NaCl, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो NaCl जो है वो दो पार्ट में अलग अलग हो जाता है। और वो कैसे प्रोसेस करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन को, इसको हम लोग समझते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन को कैसे स्प्लिट करते हैं Na+ और Cl- में, उसको समझते हैं। देखिए ये हमारा हो गया एनोड, ये हमारा हो गया कैथोड, ठीक है ना। कैथोड हो गया, एनोड हो गया, ये दो हमारा डिफरेंट टर्मिनल हो गया। एक टर्मिनल हो गया एनोड जो हो गया पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, और कैथोड हुआ वो नेगेटिव टर्मिनल हुआ, ठीक है ना। तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इस सॉल्यूशन में तो क्या होता है कि Na और Cl, Na+ और Cl- अलग हो जाते हैं, Na+ और Cl- अलग हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जो वाटर होता है वो OH- और H+ साइड में अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये Cl- है, वो Cl- है, चूंकि ये नेगेटिव है, Cl- नेगेटिव है, Cl- जो है नेगेटिव है, तो ये किसकी ओर अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिव की ओर, एनोड, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, और ये इससे अलग हो जाता है, इससे निकल जाता है बाहर, इससे बाहर निकल जाता है, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है ना। वो जो क्लोराइड आयंस जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, दो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो उसका मतलब वो क्लोरीन बन जाएगा, क्लोराइड आयंस तो रहेगा नहीं, क्लोरीन बन जाएगा, तो क्लोरीन जो बन जाएगा Cl2 बन जाएगा, क्लोरीन गैस बन जाएगा। मतलब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और क्लोरीन गैस बनेगा, जो कि एनोड जो है इस एंड पे क्लोरीन गैस निकल जाएगा, ठीक है ना। सेम वे H+ साइन जो है इसका रिडक्शन हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 गैस बना देगा, यानी यहाँ पे H2 गैस बन जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन गैस बन जाएगा, Cl2 क्लोरीन गैस बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये अलग अलग निकल जाएगा, लेकिन ये जो दोनों बना है Cl2 और H2 बना है, ये हमारा बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट है मतलब ये हम लोग बनाना क्या चाह रहे हैं? NaOH बनाना चाह रहे हैं, हम लोग बनाना चाह रहे हैं NaOH, लेकिन NaOH बनाने के क्रम में क्या बन गया? क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो अगर ऐसा कोई चीज़ बन जाता है जो कि बनाने जा रहे थे हम लोग मेन प्रोडक्ट किसी और को, लेकिन बन ये भी गया, तो सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड बाई प्रोडक्ट, जो उसके साथ बन जाता है, मतलब वो उसके साथ ड्यूरिंग द प्रोसेस बन गया। तो इसलिए Cl2 और H2O को हम लोग बोल सकते हैं कि ये दीज आर बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है। मेन प्रोडक्ट क्या है? NaOH। तो अब ये जो Na+ है और OH- है, ये आपस में जुड़ जाएगा और बन जाएगा NaOH का सॉल्यूशन, और उसको हम लोग अलग कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा द सोडियम आयंस Na+ कंबाइन विथ हाइड्रोक्साइड आयन टू फॉर्म NaOH इन द सॉल्यूशन। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस करके ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करके, ब्राइन सॉल्यूशन क्या था? NaCl का सॉल्यूशन था वाटर के साथ, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम लोग NaOH बना लेते हैं, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमारा बाय प्रोडक्ट भी बनता है क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन गैस जो होता है उसका हम लोग यूज करते हैं, क्लोरीन गैस का जो बहुत कॉमन यूज है वो डिसइंफेक्टेंट का यूज है, मतलब वो कीटाणु मारने के लिए यूज होता है, तो जो ड्रिंकिंग वाटर में यूज होता है, स्विमिंग पूल में यूज होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस का क्या यूज है? हाइड्रोजन गैस का यूज हमारा है ऑयल रिफाइनरी में यूज होता है सल्फर को रिमूव करने के लिए। हाइड्रोजनेशन में यूज होता है। हाइड्रोजनेशन क्या होता है कि ऑयल से हम लोग को फैट में कन्वर्ट करना रहता है, ऑयल से फैट लाइक घी में कन्वर्ट करना रहता है, तो हाइड्रोजनेशन में यूज होता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का ये सब कॉमन यूज है हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को। अब कास्टिक सोडा का क्या क्या यूज है? कास्टिक सोडा का क्या क्या यूज है? वाटर ट्रीटमेंट में, कंटामिनेशन को रिमूव करने के लिए, सॉप बनाने में, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग में करने के लिए, पेट्रोलियम का रिफाइनिंग में, पेपर इंडस्ट्रीज में कास्टिक सोडा यूज टू ब्रेक डाउन वुड इनटू पल्प, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और फूड इंडस्ट्री में यूज होता है, क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम होता है फूड का प्रोसेस करने के लिए। ये इसका कॉमन यूज है कास्टिंग सोडा का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट है हमारा वाशिंग सोडा। नेक्स्ट क्या है? वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा को हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट .10H2O। तो 10H2O जो है वो वाटर, क्रिस्टलाइन वाटर है, इसका 10 मोलिक्यूल है वाटर का, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? इसका सबसे पहले देखते हैं कि इसका प्रिपरेशन का तरीका क्या है, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं वाशिंग सोडा को। तो वाशिंग सोडा को जो प्रिपेयर होता है उस जो प्रोसेस को बोलते हैं सोल्वे प्रोसेस। क्या बोलते हैं? सोल्वे प्रोसेस, ठीक है ना। उसमें क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड से हम लोग बनाते हैं वाशिंग सोडा को। कैसे बनाते हैं?
सोडियम क्लोराइड को हम लोग अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं। सोडियम क्लोराइड को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद हम लोग सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, ठीक है ना। तो सोडियम कैसे बनाते हैं, तो एक सोडियम कार्बोनेट से पहले हमारा बन जाता है NaHCO3, इसको हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम बाई कार्बोनेट बोल सकते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो जब NaCl, NH3 और CO2 बनेगा और H2O रहेगा तो सोडियम बाई कार्बोनेट बनेगा और अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो ये सोडियम बाई कार्बोनेट जब बन गया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो सोडियम बाई कार्बोनेट को हीट करेंगे हम लोग, तो सोडियम कार्बोनेट हमको मिल जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा, Na2CO3 मिल जाएगा, Na2CO3 मिल जाएगा। और इसको फिर हम 10H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे, इसको उसके साथ ट्रीट कराएंगे, तो हमारा 10 वाटर मोलिक्यूल, वाटर क्रिस्टलाइन मोलिक्यूल हमको मिल जाएगा। तो स्वाभाविक सोडा हमको मिल जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O, यानी 10 वाटर मोलिक्यूल से रहेगा 10 इन 1 मोलिक्यूल ऑफ Na2CO3 में, ठीक है। तो इस तरह से इसका प्रिपरेशन का प्रोसेस हो गया वाशिंग सोडा का। चलिए आगे चलते हैं। इसका कॉमन यूज क्या है, कॉमन यूज इसका है वाटर सॉफ्टनिंग में, ठीक है ना। वाटर का जो हार्डनेस होता है, वाटर का जो हार्डनेस होता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग जो है सो वाशिंग सोडा का यूज करते हैं ना। क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री प्रोसेस में यूज होता है। जो हमारा स्टेन होता है, जो ग्रीज होता है, ऑयल होता है, जो किचन सरफेस पर जो स्टेन होता है, जिसमें दाग या धब्बा जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो दाग धब्बा को मिटाने के लिए हम लोग इस सोडा को यूज़ करते हैं। ग्लास का प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। ग्लास का मैन्युफैक्चर में इसका यूज़ होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। ये इसका कॉमन यूज है वाशिंग सोडा का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का प्रोसेस हम लोगों ने पिछला जो वाशिंग सोडा का था उसी में देख चुके थे कि वाशिंग सोडा को बनाने से पहले हमारा बेकिंग सोडा बन गया था। अब कैसे बना था, NaCl का सॉल्यूशन होता है जिसको हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं, उसको हम लोग CO2 और NH3 के साथ उसको रिएक्ट करते हैं तो हमारा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाता है, ठीक है ना। इसका यूज को समझते हैं। बेकिंग सोडा जो होता है उसको हम लोग केक बनाने के लिए, कुकीज़ बनाने के लिए, ब्रेड जो फूल जाता है, इसमें एकदम पोरस बन जाता है, उसमें जो है सो बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, ठीक है ना। क्लीनिंग में, लॉन्ड्री में यूज करते हैं, ठीक है ना। माउथ वॉश में यूज करते हैं, फ्रेश में जब दांत को सफ़ेदी जो दांत आता है उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं। एंटासिड, जो कि ये एंटासिड में यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये जो होता है थोड़ा बेसिक कैरेक्टर का होता है। तो हम लोग जब कभी पेन हो जाता है, हमारा पेट में एसिडिक इन्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग एंटासिड डालते हैं ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर दे एसिडिक कैरेक्टर को। एंटासिड होता है। इंसेक्ट बाइट, अगर कोई कीड़ा काट लेता है, डंक मार देता है, तो हम लोग बेकिंग सोडा यूज करते हैं ताकि उसका जो बाइट में, जो उसका जो स्टिंग में, जो उसका जो डंक में जो एसिड जो इंजेक्ट कर दिया था बॉडी में, उसका न्यूट्रलाइज कर सके बेस डाल के, ठीक है ना। फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, बुझाने के लिए, आग बुझाने में भी हम लोग जो है सो बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट हमारा ब्लीचिंग पाउडर, हम ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना। CaOCl2 इज ए केमिकल कंपाउंड प्राइमरली यूज्ड इन ब्लीचिंग एजेंट एंड कीटाणु को मारने वाला, जो कीटाणु को मारने के लिए यूज होता है उसको डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। प्रिपरेशन कैसे होता है, इसका प्रिपरेशन का जो तरीका है, ड्राई सेलेक्ट लाइम स्पोक टू क्लोरीन गैस, मतलब क्लोरीन गैस अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन गैस देंगे तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, वो बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ एक्सपोज करेंगे, उसके साथ ट्रीट करेंगे तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है ना। ये इसका प्रिपरेशन का तरीका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, कॉमन यूज क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर का कॉमन यूज है ड्रिंकिंग वाटर को कीटाणु मुक्त करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, कीटाणु मारने के लिए, ठीक है ना। उसमें जो जम्स होता है उसको किल करने के लिए, कोई बैक्टीरिया है उसको ही करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए, पब्लिक प्लेसेस को सैनिटाइज करने के लिए, कोई पानी जमा है, सीवेज हो गया है, वाटर वेस्ट वाटर है तो उसको सैनिटाइज करने के लिए, ठीक है ना। कॉटन को ब्लीच करने के लिए, लाइनिंग को ब्लीच करने, फैब्रिक्स जो होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है ब्लीच करने के काम के लिए। रिमूव क्या करते हैं, स्टेन, जो दाग धब्बा जो होता है सरफेस पे, तो उसमें हम हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। इसका हम लोग क्लोरोफॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, उसको प्रोडक्शन करने के लिए भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। तो इसका कॉमन यूज हो गया ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम लोग होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। अब ये हाफ H2O क्या है, मतलब आधा मोलिक्यूल वाटर का। आधा मोलिक्यूल वाटर का क्या मतलब हुआ कि आधा मोलिक्यूल कैसे रहेगा, रहेगा एक रहेगा न दो रहेगा, आधा क्या होता है, आधा ये होता है। इसका ये कहना चाह रहा है कैल्शियम सल्फेट का कि इसका मतलब ये हुआ कि दो कैल्शियम सल्फेट का मोलिक्यूल मिलके, दो कैल्शियम सल्फेट का मोलिक्यूल मिलके एक वाटर मोलिक्यूल रहेगा। दो कैल्शियम सल्फेट का मोलिक्यूल में एक वाटर मोलिक्यूल रहेगा, तो एक कैल्शियम सल्फेट का मोलिक्यूल में कितना रहेगा, आधा रहेगा। तो इसलिए हम लोग जब दिखाते हैं तो अगर CaSO4 डॉट हाफ H2 लिख रहे हैं, इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2CaSO4 डॉट H2O। डॉट H2O मतलब यहाँ पे 1 ही है, अगर कुछ नहीं है तो दो कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूल मिलके एक हमारा उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पे एक दिखा इसलिए हाफ कर दे रहे हैं, आधा तक कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब आधा, ठीक है ना, हेमी मतलब आधा। तो ये आधा है इसलिए उसको हेमीहाइड्रेट बोल रहे हैं, ठीक है ना, आधा। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग कहाँ से मिलता है, अच्छा इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। पेरिस देख रहे नाम, कहाँ पेरिस कहाँ, फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो इसका जरूर कुछ ना कुछ रिश्ता नाता पेरिस से रहा होगा। तो क्या रहा है इसका पेरिस से, पेरिस से इसका रिश्ता ये है कि वहाँ पे जो जिप्सम का डिपोजिट, प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली हम लोग को मिलता है जिप्सम से है। तो जिप्सम का बहुत सा भंडार जो है हम लोग को मिला था पेरिस में। पेरिस का जैसे पहाड़ी एरिया में हम लोग को मिला था जिप्सम का बहुत बड़ा डिपॉजिट मिला था बेसिकली। तो इसीलिए इसको नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम रख दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि एकदम लार्ज अमाउंट ऑफ जिप्सम डिपॉजिट फाउंड इन हिली एरिया ऑफ पेरिस, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। पेरिस के नाम पड़ा पता चल गया। तो ये जिप्सम, अब आया यहाँ टर्म है जिप्सम। अब ये जिप्सम क्या है, जिप्सम में क्या होता है, जैसे यहाँ पे CaSO4 डॉट 2H2O, अगर एक मॉलिक्यूल CaSO4 में दो वाटर मॉलिक्यूल है तो उसको बोलेंगे जिप्सम, ठीक है ना। तो इसी जिप्सम को अगर हम हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो हमारा बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देता है, ड्राई ऑफ कर देता है, तो हमारा ये बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका कैसे बनता है हम लोग समझ गए, हम लोग उसका यूज को समझते हैं। अब इसका यूज क्या होता है, पहला यूज जो हम लोग, एक होता है मेडिकल यूज। मेडिकल यूज में क्या भाई, किसी का हड्डी टूट गया तो देखें जो वाइट वाइट पट्टी लगा के चलता है वो क्या है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब किसी का बोन फ्रैक्चर हो जाता है, किसी का बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का कवर डाल देता है और वो क्या होता है, ठोस हो जाता है उसके साथ। तो ठोस हो जाता है क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब होता है वो, जब उसमें जिप्सम में प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर पानी मिल गया, वाटर मिल गया, तो वो ठोस हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा बोला जाता है कि उसको टाइट कंटेनर में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ताकि वो मॉइस्चर से पानी के कांटेक्ट में आने के कारण ठोस ना हो जाए। अगर एक बार ठोस हो गया तो हमारा कुछ ज़्यादा यूज रहेगा नहीं उसका, इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को टाइट कंटेनर में रखा जाता है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन के काम यूज होता है, फॉल सीलिंग देने में, वॉल का फिनिशिंग में और डेकोरेटिव मोल्डिंग्स में, उस सजावट का मोल्डिंग बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। तब होता है आर्ट एंड क्राफ्ट में, स्कल्पचर बनाने में, मोल्ड बनाने में, स्टेचू बनाने में भी यूज होता है। क्यों, क्योंकि उसको जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब उसको पानी से ट्रीट करते हैं तो एक शेप ले लेता है। देखिए वो शेप ले लेता है, एक डिज़ाइन ले लेता है, तो उसका हम वेरियस यूज कर लेते हैं मूर्ति बनाने में, नक्काशी बनाने में, मोल्ड बनाने में, स्टेचू बनाने में। तो उसका उस तरह से वेरियस यूज हो जाता है, ठीक है ना। फायर प्रूफिंग में, ठीक है ना, कोई वॉल्स और सीलिंग्स में अगर हमको फायर रेजिस्टेंस करना है तो वहाँ भी इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कर सकते हैं। ये इसका कॉमन यूज हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो चलिए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना। वाटर, इट इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट। मतलब एक फार्मूला यूनिट में एक फिक्स नंबर होता है वाटर मोलिक्यूल्स का, जिसको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होता है, दीज आर केमिकली बॉन्डेड विद इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड कंट्रीब्यूट टू साल्ट शेप एंड कलर। ये जो होता है वो साल्ट के साथ, किसी मॉलिक्यूल के साथ केमिकली बॉन्डेड होता है, जो उसके स्ट्रक्चर और कलर को भी डिटरमाइन करता है, उसका स्ट्रक्चर और कलर को भी डिटरमाइन करता है। तीसरा पॉइंट हो गया कि साल्ट दैट कंटेंट्स वाटर क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड साल्ट। तो जिसमें जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है उसको हाइड्रेटेड साल्ट बोलते हैं, क्योंकि उसमें H2O होता है। अगर उस हाइड्रेटेड साल्ट को हम लोग गर्म करेंगे तो वो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो ड्राई ऑफ हो जाएगा, मतलब कि उड़ जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। तो विदाउट वाटर साल्ट बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एनहाइड्रस साल्ट, ठीक है ना। विथ वाटर था
तो हाइड्रेटेड साल्ट था, विदाउट वाटर हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, तो उसको एनहाइड्रस साल्ट बोल दिया, ठीक है ना। अब समझते हैं, एक होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट जो होता है, उसके साथ अगर कॉपर सल्फेट के साथ अगर 5 मॉलिक्यूल ऑफ 5 वाटर मॉलिक्यूल है, तो वो उसका जो कलर हो जाता है वो ब्लू हो जाता है, इसलिए उसको ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रियोल, जिसको हिंदी में नीला थोथा बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल। तो यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O जो है इस सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का कलर को डिटरमाइन किया, तो वो उसका कलर कैसा रहा? ब्लू। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ब्लू विट्रियोल, ठीक है ना। उस तरह से कुछ और भी होता है, सब्सटेंस होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, तो उसका कलर डिटरमाइन हो जाता है। जैसे एक होता है आपका ग्रीन विट्रियोल। क्या होता है? ग्रीन विट्रियोल। तो ग्रीन विट्रियोल जो होता है वो फेरस सल्फेट जो होता है, फेरस सल्फेट के साथ, फेरस FeSO4 के साथ 7H2O होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, क्योंकि अब यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल H2O जो होता है इस सल्फेट को ग्रीन कर देता है, तो इसको हम लोग इस कंपाउंड को हम लोग ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं। थैंक यू। तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 2 को कंप्लीट किया 2 पार्ट में। थ्योरी पार्ट को हम लोगों ने, एसिड बेस एंड सॉल्ट का थ्योरी पार्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास जो कि परसों आएगा, एक दिन बाद आएगा, उसमें हम लोग अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है NCERT का, उसको हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो और भी हम लोग जो है सो जो थ्योरी में जो कंसेप्ट को पढ़े हैं उसको यूज करेंगे और उसके अनुसार क्वेश्चन आंसर को बनाएंगे, तो हमारा और क्लैरिटी बढ़ेगा और हम लोग इन चीज़ों को और बेटर समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज का क्लास को ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग NCERT का क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।